हेलो एवरीवन गाइस। तो आज हम पहुंच चुके हैं हमारी क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 पे। और आज मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। तो आप पहले कुछ टर्म्स को इसमें भी समझिए जो हमारे काम आएंगी। सबसे पहले थोड़ा हम रियल नंबर्स के बारे में देखते हैं। तो रियल नंबर्स हमारे दो तरह के होते हैं। पहला जो है वो है विदाउट डेसिमल पॉइंट्स। ये नंबर्स जो होते हैं वो स्पेशली इंटीजर्स होते हैं, मतलब इंटीजर्स ही इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। तो इंटीजर्स का तो मैंने आपको पहले बता रखा है 1.1 में। ऐसे नंबर जो बिना पॉइंट के आते हैं हमने अभी देखा, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये हो गए नेगेटिव इंटीजर्स, इन्फिनिटी तक जाएंगे ये भी। ये ज़ीरो। और ये पॉजिटिव इंटीजर्स इन्फिनिटी तक जाएंगे ये भी। तो अब जो ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक तो नेचुरल नंबर्स होते हैं, आपको पता है। और अगर हम नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को भी इंक्लूड कर दें तो हमारे पास होल नंबर आ जाते हैं। तो ये सभी नंबर्स इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और याद रखिए जो सभी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि आप इनके सभी के बाय में वन लगा सकते हो, 2/1, 3/1, 4/1। तो जो p/q की फॉर्म में आ जाता है वो रैशनल होते हैं। तो 4/1, 3/1 रैशनल हो गए। सभी इंटीजर्स हमारे रैशनल नंबर के अंदर आएंगे। अब रियल नंबर्स की कैटेगरी नंबर 2 को देखिए आप ध्यान से, विद डेसिमल पॉइंट। ये दूसरे तरह के रियल नंबर्स हैं। इसमें हमारे बेसिकली तीन तरह के नंबर्स आते हैं: टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है एक निश्चित जगह पर या समय पर ख़त्म हो जाना। तो ये वो नंबर्स होते हैं जो डेसिमल के बाद एक निश्चित नंबर के बाद ख़त्म हो जाते हैं, मतलब रिपीट नहीं होते। जैसे 1.97 ये ख़त्म हो गया, पूरा एक नंबर बन गया। नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो ख़त्म नहीं होते कभी भी। और रिपीटिंग का मतलब ख़त्म तो ना हो पर रिपीट होते रहें। यहाँ पे जैसे ये नंबर का एग्जांपल देखिए आप, 1.327 327 327। तो देखिए ये ख़त्म नहीं हो रहे, चलते जा रहे हैं आगे तक, हम इनको कभी भी एंड नहीं कर सकते। और 327 ये रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म ना हो, और रिपीटिंग जो रिपीट हो रहा है। ऐसे नंबर के ऊपर हम जो रिपीटिंग डिजिट्स होती हैं उनके ऊपर हम बार लगा देते हैं। जैसे ये डंडा देखिए, मैंने ऐसे एक डंडा लगाया है, इसको बार बोलते हैं, बार, BAR, बार। जो उन डिजिट के ऊपर लगाया जाता है जो रिपीट हो रही है। तो देखिए 327 के ऊपर लगाया, मतलब ये रिपीट हो रही हैं। अगला है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये वो नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेट बिना हो और रिपीट भी ना हो। जैसे 1.425796 327। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, चलती जा रही है पर रिपीट नहीं हो रही। यही एग्जांपल देख लीजिए, 1.10 110 1110 1111 तो रिपीट तो नहीं हो रही ना। देखिए यहाँ पे पहले एक वन था, फिर जीरो, फिर दो वन आ गए, फिर एक जीरो, फिर तीन वन, एक जीरो। तो रिपीट तो कोई टर्म नहीं ना। तो ये कोई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। अब जो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। ये रैशनल आपको पता ही है, 197/100 लिख सकते हैं इसको, तो ये रैशनल। और ये आपने रैशनल नंबर प्रूव करना 9th क्लास में सीखा था कि इसको रैशनल कैसे प्रूव करते हैं। तो इनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं ये हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, इनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ पे q नॉट इक्वल टू जीरो क्यों रखा है? क्योंकि क्योंकि अगर q जीरो हो गया तो ये हमारा नॉट डिफाइंड नंबर हो जाएगा, क्योंकि नीचे जीरो तो हो ही नहीं सकता। जीरो होगा तो नॉट डिफाइंड नंबर हो जाएगा, फिर वो रैशनल नहीं रहेगा। इसलिए q नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अब हमारी एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो है प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर्स। मतलब हमें प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर्स इरेशनल होते हैं। ठीक है, पहले तो देखिए रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स तो वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अभी बताया कि जीरो के इक्वल अगर q हो गया तो ये नॉट डिफाइंड टर्म बन जाएगी। p और q यहाँ पे इंटीजर्स होते हैं, जो p और q हो गए वो यहाँ पे इंटीजर्स लेंगे आप, कोई भी इंटीजर हो सकता है वो। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 2/3 5/9 सभी इंटीजर्स, मैंने आपको बताया सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। जैसे 3 इंटीजर रहेगा तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/1, तो p/q हो गया। 3 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। या ये देखिए, अगर अंडर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो वो भी रैशनल नंबर होता है। जैसे देखिए
25 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 5 का। तो 5 को आप 5/1 लिख सकते हैं, तो ये भी रैशनल हो गया, तो इसको भी हम रैशनल नंबर कहेंगे। इरेशनल नंबर इसका उल्टा हो जाएगा रैशनल नंबर का, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर हो गया। यहाँ पे भी क्यू 0 के इक्वल नहीं होगा, पी और क्यू इंटीजर ही होंगे। एग्जाम्पल तौर पे अगर आप अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर लिख दे, मैंने आपको प्राइम नंबर पिछले वीडियो में सिखाया था 1.2 के इंट्रो में, तो अगर कोई अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर आपको मिल जाए तो वो हमेशा ही रैशनल होगा, जैसे √2, √5, √23। अगर कोई आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले इरेशनल नंबर के, अगर कोई आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर अंडर रूट में मिले तो वो एक इरेशनल नंबर होगा, जैसे √15। अब देखिए √15 जो 15 है हमारा, वो प्राइम नंबर तो नहीं है, पर रूट परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है कोई, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है √15। √18 भी ऐसे ही है, 18 हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। पाई का तो आपको पता ही होगा, इसकी वैल्यू 1.34 हम अप्रोक्स में लेते हैं, पर इसकी असली वैल्यू आज तक नहीं निकली गई है। इसकी असली वैल्यू बहुत बड़ी होती है, और वो भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी एंड ही नहीं होती। अब आप मेरे साथ देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है। मान लीजिए मैंने रैशनल नंबर को आर से रिप्रेजेंट कर दिया और इरेशनल नंबर को मैंने आई से रिप्रेजेंट कर दिया, तो क्या होगा, अगर आप रैशनल के अंदर इरेशनल को प्लस करेंगे तो आपको एक इरेशनल नंबर मिलेगा। ये एग्जांपल देख लीजिए आप, रैशनल में से इरेशनल माइनस करेंगे, फिर से इरेशनल नंबर मिलेगा। इरेशनल में से रैशनल माइनस करेंगे, फिर इरेशनल नंबर मिलेगा। एग्जांपल आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं। अगर आप रैशनल को इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इरेशनल नंबर मिलेगा आपको, और अगर आप इरेशनल को इरेशनल से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रैशनल भी दे सकता है और इरेशनल भी दे सकता है। जैसे √2 इरेशनल नंबर है, √2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, ये रैशनल नंबर है, 2/1 लिख सकते हैं आप इसको। अगर आप √3 को √5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √15 आएगा, ये रैशनल नंबर है। तो ये आप कुछ प्रॉपर्टीज है, याद रखिए, काम आएंगी। अब हमारी इस एक्सरसाइज की थ्योरम पे चलते हैं। इफ p इज प्राइम p डिवाइड्स a स्क्वायर। यहाँ पे कह रहा है अगर p कोई प्राइम नंबर है और p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन p डिवाइड्स a आसो, तो p a को भी डिवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए p यहाँ पे 3 है और a स्क्वायर हमारा 36 है, तो 3 अगर 36 को डिवाइड करता है यानी 6 के स्क्वायर को, तो 3 6 को भी तो डिवाइड करता है, ये हम सब जानते हैं, बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम अपनी इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का यूज करेंगे। कंट्राडिक्शन क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम झूठ मान लेते हैं। मान लेंगे कि हम हमारा जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दिए होंगे, तो हम मान लेंगे वो इरेशनल नंबर को कि वो रैशनल है, लास्ट में उस पर रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी लगाएंगे और वो सभी इरेशनल निकल के आएंगे। मैं आपको अभी एग्जाम्पल समझाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। पहले आप ये समझिए एक और टर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ p/q। p/q की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, अगर p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ जाए, मतलब p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, तो वो p/q की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। जैसे मान लीजिए 25/75 है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 25 है, पर अगर आप इसको 25 पे काट देंगे तो 1/3 आएगा। अब 1/3 में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है खाली, और तो कुछ नहीं है ना, तो ये 25/75 की सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। और इन दो नंबर को 1 और 3 को हम को प्राइम कहेंगे। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है। को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स हुज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। अब आप एग्जांपल देखिए, ये हमें थ्योरम 1.4 है, बुक के अंदर आप देख लीजिए। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है √2 इरेशनल नंबर है, तो हमने मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का यूज करेंगे। तो हमने मान लिया लेट √2 इज रैशनल, मतलब हमने झूठ मान लिया। मान लीजिए ये रैशनल नंबर हमने मान लिया, तो रैशनल नंबर है, तो √2 को हम p/q लिख सकते हैं। p/q याद रखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, मतलब p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है। p एंड q आर को प्राइम, मतलब वही बात है, सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, को प्राइम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए q को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो √2q इज इक्वल टू p, स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड्स, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। 2 को नीचे ले जाएं तो देखिए p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो देखो p2 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो हमारे थ्योरम के अनुसार 2 डिवाइड्स p आल्सो, हमने पीछे भी थ्योरम पढ़ी है। तो हमने मान लिया लेट p/2 इज इक्वल टू c है, क्योंकि p 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो p/2 इक्वल टू c। तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो p इक्वल टू 2c।
अब ये 2c जो p की वैल्यू आई है वो आप इस इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर था तो यहाँ पे 2c स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए 4c स्क्वायर बाय 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। 2 को आप नीचे ले जाइए। अब अगर आप इसको नीचे ले जाएंगे तो आप देख सकते हैं क्यू स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। थ्योरम के अनुसार 2 डिवाइड्स क्यू आल्सो, क्योंकि ये क्यू स्क्वायर का डिवाइड कर रहा है तो 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो अब हमने मान लिया क्यू की 2 क्यू को डिवाइड करता है तो हमने मान लिया क्यू बाय 2 डी है, डी के इक्वल है, ठीक है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्यू क्या आ जाएगा 2d। तो देखिए हमने पीछे देखा कि p तो 2c के इक्वल आ गया और q यहाँ पे 2d के इक्वल आ गया। अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर p और q का 2 दिखाई दे रहा है। देखिए p का फैक्टर 2 भी है और q का फैक्टर भी 2 है। तो ये देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा p और q का 2, मतलब HCF क्या हो गया p और q का 2। पर हमने पीछे माना था कि HCF ऑफ p एंड q जो है वो 1 है। हमने देखिए यहाँ पे पीछे माना था कि p और q का HCF 1 है, पर यहाँ पे तो हमारा HCF 2 आ गया इस इक्वेशन से। बट p एंड q कांट हैव 2 एज कॉमन फैक्टर, p और q का 2 कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने यहाँ पे p और q को कोप्राइम माना है और कोप्राइम में तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। इट मीन्स वी हैव रॉन्ग अजम्पशन। इसका मतलब जो हमने सोचा था ना कि अज्यूम किया था कि √2 रैशनल है वो हमारा गलत है, तो ये हमारा प्रूफ कर देता कि √2 रैशनल है। आप ये पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत आसान है आप अगर चाहें देखें तो। अब सेम क्वेश्चन आ गया एक और, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। √3 को हमको इरेशनल प्रूव करना है, तो इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का यूज करेंगे। मान लिया √3 हमारा रैशनल नंबर है तो √3 को हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ p बाई क्यू भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मानना है हमको a बाई बी को, मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, मतलब ये कोप्राइम होने चाहिए a और b। सिंपलेस्ट फॉर्म तभी आएगी। यहाँ पे b 0 के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। यहाँ से b को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3b इज इक्वल टू a, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। 3 को नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आप a स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 डिवाइड a स्क्वायर। ये जो साइन होता है ना भाई उसको कहते हैं इट इम्प्लाइज, मतलब इट इम्प्लाइज का साइन ये होता है कि ये बात इम्प्लाई करता है, मतलब ये बात मनवाता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है एरो का निशान है जो देख रहे हैं आप। तो 3 डिवाइड a स्क्वायर, तो इट इम्प्लाइज 3 डिवाइड a आल्सो, क्योंकि अगर ये a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो a को भी डिवाइड करेगा, हमने थ्योरम पढ़ी है पीछे। अगर ये a को डिवाइड करेगा तो हम मान लेते हैं a बाई 3 को c लिख लेते हैं। अगर a बाई 3 c है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3c। अब ये a की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए जो कि है ये वाली, देखिए यहाँ पे आप अगर 3c का स्क्वायर रखेंगे, ये देखिए 3c स्क्वायर है 9c स्क्वायर हो जाएगा, 3 पे 9 काट दो, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर हो जाएगा 3c स्क्वायर, और ये 3 नीचे आ जाएगा तो b स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू c स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3b को भी b स्क्वायर को भी काट रहा है, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 3b को भी काट देगा 3 डिवाइड्स b आल्सो थ्योरम के अनुसार। तो लेट से b बाई 3 d हो गया क्योंकि यहाँ पे b 3 से डिवाइड हो रहा है, तो b क्या हो गया 3d। अब ऊपर हमने देखा a इज इक्वल टू 3c है और यहाँ पे b इज इक्वल टू 3d आ गया। ये देखिए तो यहाँ पे b और b का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3। बट दैट इज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि हमने माना था HCF ऑफ a एंड b 1 है, पर यहाँ पे 3 आ गया तो ये गलत होगा ना, क्योंकि हमने तो ये मान रखा है पहले ही। और अगर ये चीज़ गलत है तो ये गलत है, ये गलत है तो ये गलत है। तो एस a एंड b आर कोप्राइम, क्योंकि a और b कोप्राइम थे इसलिए इनका HCF 1 होना चाहिए, पर हमारा ऊपर 3 आ गया तो ये बात हमारी गलत हो गई। तो क्योंकि ये बात हमारी गलत हो गई तो इसका मतलब दिस कंडीशन अराइजेज बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट असम्पशन। ये कंडीशन क्यों अराइज हुई कि HCF ऑफ a भी यहाँ पे 3 आया पर हमने 1 माना था, क्योंकि हमारा जो अजम्पशन है कि √3 रैशनल है वो गलत है। तो अगर हमारा अजम्पशन गलत है तो √3 इरेशनल हो गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा। अब आप इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कीजिए 1.3 का। यहाँ पे आपको √5 मिलेगा क्वेश्चन में, तो यहाँ पे मैंने 3 यूज़ किया है ना इस क्वेश्चन में, वहाँ पे 5 आएगा बिल्कुल ही। आप इसको एक बार करके देखें फर्स्ट क्वेश्चन को, और बाकी के एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और एक्सरसाइज को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये PDF लिंक इन नोट्स का चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।